अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस फरीहा। हम सबक पढ़ रहे थे ज़राअत की अहमियत। उसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है। इसमें 70% जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। पहले ज़राअत कैसे की जाती थी, यानी बैलों के ज़रिए की जाती थी। इतनी सहूलतें हासिल नहीं थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की तो ज़राअत के शोबे में भी तरक्की हुई और बहुत सी मशीनें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल वगैरह बन गए, जिनके ज़रिए ज़राअत होने लगी और इस शोबे ने तरक्की की। हमारे मुल्क में अगर ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, लेकिन अगर ज़राअत का शोबा तरक्की नहीं करेगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि इस मुल्क में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी यानी बुनियादी हैसियत हासिल है। देखें आगे, ज़राअत की अहमियत ये भी है कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका दारोमदार ज़राअत पर है। दारोमदार इन्हसार ज़राअत पर है। मिसाल के तौर पर आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी, तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने सब ज़राअत के साथ वाबस्ता मुंसलिक जुड़े हुए हैं। यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ सनती तरक्की भी मुमकिन होती है, यानी ज़राअत तरक्की करेगी तो हमारी सनतें भी तरक्की करेंगी, वो तरक्की भी मुमकिन होगी। खुर्दनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी, कनोला वगैरह से खुर्दनी तेल निकाला जाता है, यानी ये फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। हमारे मुल्क में रोगनी अजनास कौन सी होती हैं? जिनसे तेल निकाला जाता है, इस मकदार में पैदा नहीं हो रही जितनी इनकी ज़रूरत है, यानी ये इस मकदार में पैदा नहीं हो रही जितनी हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। इसलिए हम बैरूनी ममालिक से पाम ऑयल दरामद करने पर मजबूर हैं, यानी हमारे पास चूँकि इसकी इतनी कैपेसिटी, इतनी तादाद नहीं है कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, तो इसलिए हमें दूसरे मुल्कों से ये तेल मंगवाना पड़ता है, दरामद करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी की ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। मुल्क में पैदा होने वाली चीनी हमारी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है, मजबूरन हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है चीनी गन्ने से पैदा होती है, अगर हम रोगनी अजनास में इजाफ़ा करेंगे तो हमें जो है ऑयल वगैरह बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गन्ने की पैदावार में इजाफ़ा करेंगे तो चीनी भी हमें यहीं से हासिल हो जाएगी, ताकि हम अपनी खुर्दनी तेल और चीनी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी के मोहताज ना हों। गंदम, चावल और दालों के अलावा सब्जियां और फल भी इंसानी खुराक का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क में हर तरह की सब्जियां पैदा होती हैं। अब तो जदीद तरीक़ों की मदद से बेमौसमी सब्जियां भी उगाई जाती हैं, यानी कि जिनका मौसम ना हो। हमने देखा ना मार्केट में किसी चीज़ सब्ज़ी का मौसम नहीं होता, लेकिन आजकल हर मौसम में हर सब्ज़ी तकरीबन अवेलेबल होती है। देखें, अब मिसाल के तौर पे गाजर है। गाजर हम सर्दियों की पैदावार है, लेकिन हमें तकरीबन हर वक्त अवेलेबल होती है, यानी बेमौसमी सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। हमारे मुल्क में पैदा होने वाला आम दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ पैदा होने वाले किन्नू को भी इसकी उम्दा क्वालिटी यानी म्यार, बहुत अच्छे जो म्यार के किन्नू हैं वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, कि बदौलत पसंद की नज़र से देखा जाता है। इन फलों की बरामद से हम ज़र मुबादला कमाते हैं, बरामद से बाहर बेच के दूसरे मुल्कों को भिजवा कर हम इससे पैसे कमाते हैं। ज़र मुबादला पैसे कमाना, जो किसी चीज़ को दूसरे मुल्कों को देकर कमाए जाते हैं। ज़राअत से वाबस्ता दीगर शोबों में पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी खाने, डेयरी फार्म जहाँ पे ये दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं, और फ़िश फार्म आपको पता है, ये फ़िश के जो फार्म होते हैं भी शामिल हैं। देहात में हर घर में कोई ना कोई पालतू जानवर पाला जाता है। अक्सर घरों में गाय या भैंस होती है, कुछ लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। डेयरी फार्म
में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर भी है कि डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है। डेयरी फार्म में दूध देने वाले, ये देखें यहाँ से डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 6 का आंसर भी है। यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 6 का, ठीक है। इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। इनका गोबर कुदरती खाद का काम देता है। कई किसान पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी करते हैं। पोल्ट्री फार्म से अंडों के अलावा गोश्त की ज़रूरियात पूरी होती हैं। हमारे कुछ किसान भाइयों ने मछली के फार्म बना रखे हैं। इनसे हमें मछली का गोश्त हासिल होता है, यानी कि इन फार्म से हमें फ़िश जो है उसका गोश्त हासिल होता है। बहुत से फार्म लोगों ने बना रखे हैं। अगर मुल्क को खुशहाल करना है तो हमें किसान को खुशहाल करना होगा। ज़ाहिर है किसान के पास इतने वसाइल, इतना पैसा होगा कि वो अपनी ज़राअत पे उसको लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें, चीज़ें उगा सके, तो ही हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर हम ज़राअत को तरक्की दें तो हम अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकते हैं। हम गैर मुल्की इमदाद से बेनियाज हो सकते हैं, बेनियाज, बेपरवाह, जिसे किसी की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। अगर हमारा चूँकि ज़रई मुल्क है, अगर हम इसमें तरक्की कर लेंगे तो हमें किसी दूसरे मुल्कों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी मदद करें। हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं, मगर इसके लिए एक ही नुस्खा है, और वो ये कि हम अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। यानी उन्हें बिजली, उन्हें जो मशीनरी है ज़राअत के लिए चाहिए होती, वो बीज, इस तरह की सारी चीज़ें फ़राहम करें। हम इन्हें सस्ते और मियारी बीज फ़राहम करें। हम खाद, ज़रई अद्वियात, ये स्प्रे वगैरह होते हैं, और ज़रई मशीनरी को सस्ता कर दें। किसान को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने के लिए रायती नरखों कीमत, यानी कि कम कीमत पर तेल फराहम करना, मुहैया करें। हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने किसानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रहा है। ज़ाहिर है इससे भी ट्यूबवेल चलता है, और मतलब मुख्तलिफ पानी दिया जा सकता है फसलों को। जो कोई मशीन चलानी हो तो इससे उन्हें सहूलत मिलेगी। हमें भी चाहिए कि हम अपने किसानों की मुश्किलात को कम करें। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मुल्क ज़राअत के मैदान में बहुत तरक्की करेगा। ये हमारा सबक हो गया बेटा पूरा। अब हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज, मश्क करनी है हम लोगों ने। ये देखें, अब चूँकि ये ज़रा ज़्यादा सवाल हैं और यहाँ पे आपको शायद सही से नज़र नहीं आया, तो मैंने ना अलग से इन्हें लिखा है, लेकिन आपने इनको क्या करना है, बुक पे करना है। बस सिर्फ ये 3 सवाल देख लें आप। सवाल नंबर 3 मैं आपको बता दूँ, 3, 4 और ये दरामदाद बरामदाद, ये आपने कॉपी पे लिखने। मैं बताती हूँ आपको नोटबुक पे कौन से लिखने हैं, बाकी आप सारे अपनी बुक पे फिल करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपनी बुक पे फिल करेंगे। ये देखें, ज़राअत की अहमियत सबक, 10 जायज़ सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी। कब से है? जवाब है ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है। जब से इंसान इस दुनिया में आया, ज़राअत का काम शुरू हो गया। क्या करना है बेटे, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, आप लोगों ने ये सवाल अपनी बुक पे फिल करने हैं। अपनी बुक पे लाइंस लगा के वहाँ फिल करने हैं। सिर्फ मेरा दिखाने का यहाँ मकसद ये है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। सवाल अगला है, क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी? जवाब है ज़राअत की अहमियत किसी ज़माने में कम नहीं होगी। बुक पे फिल करेंगे। अगला सवाल, कुदरती खाद से क्या मुराद है? इसके अलावा
दूसरी किस्म की खाद कौन सी होती हैं? जानवरों, जवाब इसका है जानवरों का गोबर कुदरती खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दूसरी किस्म की खादें भी इस्तेमाल होती हैं जो केमिकल से बनाई जाती हैं। यानी जानवरों का जो गोबर है वो कुदरती खाद है और बाकी जो केमिकल से बनाई जाती हैं वो दूसरी खादें होती हैं। डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? मैंने अभी आपको निशान लगवाया था, अपनी बुक पे बेशक निशान लगा लें। डेयरी फार्म में दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं, इनसे दूध, मक्खन, घी, मक्खन और गोश्त हासिल किया जाता है। पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और किन्नू ज़्यादा पैदा होते हैं? आम और किन्नू सूबा पंजाब और सूबा सिंध में पैदा होते हैं। ये आपके सवाल हैं, आपने जो बुक पे फिल करने हैं। ये वो सवाल हैं जो आपने बेटा बुक पे फिल करने हैं। आगे देखें बेटा, आपका अगला सवाल है सन्नत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये भी आपने बुक पे फिल करना है। सन्नत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? सन्नत का ज़राअत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जो ज़राअत से चलती हैं, सनतें ज़राअत से वाबस्ता हैं। हमने पढ़ा था ना, कपड़े की मिलें, आटे की मिलें वगैरह और फैक्ट्रियां, ये जो सारी हैं ज़राअत से मुंसलिक होती हैं। रोगनी अजनास से क्या मुराद है? जवाब है ऐसी अजनास जिनकी पैदावार से रोगनी तेल हासिल किया जाए, रोगनी अजनास कहलाती हैं। आगे सवाल है बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है? जवाब वो सब्जियां जो अपने वक्ते काश्त लिखना है, यानी काश्त के वक्त से के बाद या पहले किसी भी वक्त उगाई जाएं, इन्हें बेमौसमी सब्जियां कहते हैं। यानी कि अपने वक्त के अलावा जब भी उगाई जाती हैं उन्हें बेमौसमी सब्जियां कहते हैं। ये भी आपने अपनी बुक पे फिल करनी है। बुक पे लाइंस लगा के ये क्वेश्चंस लिखने हैं। आगे जुमले हैं आपके इसी चैप्टर के, ये भी आपने बुक पे बेटा लिखने हैं। शबाना रोज़ यानी दिन रात, किसान हमें खुराक मुहैया करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करता है। यानी किसान जो है वो हमें खुराक जो है, ग़िज़ा जो है वो फ़राहम करने के लिए, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, गंदम चीज़ें फ़राहम करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मईशत, हमारे मुल्क की मईशत को मज़ीद मज़बूत करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी मईशत जो है, अपनी रोज़गार जो है, मुल्क का माली निज़ाम है, उसको मज़ीद मज़बूत किया जाए। खुदा ना ख्वास्ता, अगर खुदा ना ख्वास्ता यानी अल्लाह ना करे किसी के सर पर चोट लग जाए तो इसका बचना मुश्किल होता है। ज़ाहिर है सर से सारा जिस्म कंट्रोल हो रहा होता है, तो वो कहते हैं कि अगर किसी के अल्लाह ना करे सर पे चोट लग जाए, शदीद चोट, तो उसका बचना मुश्किल होता है। मफलूज, हादसे की सूरत में अक्सर लोग मफलूज हो जाते हैं। यानी ऐसे कई सवेर हादसे होते हैं कि लोग जो हैं वो चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं, मुहताज हो जाते हैं, वो खुद से चल फिर नहीं सकते। इनकलाब, इस्लाम की आमद से दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। यानी इस्लाम की आमद से पहले आप जानते हैं हर तरफ बुराइयां थी, हर तरफ जो था जहालत थी, तो इस्लाम की आमद के बाद दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। ज़ाहिर है अपने पाँव पर खड़े होना, दुनिया की आज़ाद कौमें हमेशा अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करती हैं। ज़ाहिर है ताकि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत ना रहे। आज़ाद कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं और अपने पाँव पर खड़े होने की यानी अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करने की कोशिश करती हैं। खुद कफ़ालत, हमने गंदम की पैदावार में खुद कफ़ालत का दर्जा हासिल कर लिया है। हमने गंदम की यानी गंदम की पैदावार हमारे पास इतनी होती है कि हम उसमें खुद कफ़ील हैं। हमने गंदम की पैदावार में खुद कफ़ालत का दर्जा हासिल कर लिया है। ज़राए मुबादला, हम ज़राई अजनास से बेहतरीन, यहाँ आप लिखेंगे से बेहतरीन ज़राए मुबादला कमा सकते हैं। हम ज़राई अजनास से बेहतरीन ज़राए मुबादला कमा सकते हैं, यानी कि जो रोगनी अजनास हैं उन्हें हम बाहर बेच के बहुत अच्छे पैसे से हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, देखें
یہ سوال ہو گئے، آپ نے ایسے ہی بک پہ فل کرنے ہیں، وہاں میں نے صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھے تھے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پاکستان ایک ملک ہے، کون سا؟ ہم نے ابھی پڑھا زرعی ملک ہے۔ آپشنز ہیں، اب زرعی ملک پہ نشان لگائیں گے۔ ہارویسٹر کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ آپشنز ہیں، فصل کاٹنے اور اگانے کے کام کرتا ہے، یعنی فصل کو کاٹنے اور اگانے کے، اس کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ چاول کی بہترین فصل ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ نارووال۔ آپشن ہے، فرسٹ پہ لگائیں نارووال میں۔ بھینسیں اور گائے ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں؟ ڈیری فارم میں۔ پولٹری فارم میں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ مرغیاں۔ پام آئل کام آتا ہے کھانا پکانے کے۔ آگے دیکھیں، دی گئی مثال کی روشنی میں خالی کالم پر کریں۔ خوب، خوب تر، خوب ترین۔ بد، بدتر، بدترین۔ آسان، آسان تر، آسان ترین، یعنی جیسے فارمز ہوتی ہیں آگے ایک سے آگے۔ مشکل، مشکل تر، مشکل ترین۔ عظیم، عظیم تر، عظیم ترین۔ وسیع، وسیع تر، وسیع ترین۔ آگے دیکھیں، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وسائل، وسیلہ۔ دیہات، دہ۔ ایجاد، ایجادات۔ سہولت، سہولیات۔ ادویہ، ادویات۔ مشکلات، مشکل۔ جملوں میں استعمال کریں، ہم لکھ چکے ہیں جملے۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ زندہ، مردہ۔ زندگی، موت۔ انسانی، حیوانی۔ دیہاتی، شہری۔ اکثریت، اقلیت یعنی کم ہونا کسی کا تعداد میں۔ زرخیز، بنجر۔ خوشحال، بدحال۔ ترقی، تنزلی۔ سستا، مہنگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں اپنا کلاس ورک، جو آپ لوگوں نے کلاس ورک کرنا ہے۔ بیٹا یہ آپ کا کلاس ورک ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اپنا کوسچن نمبر 3، کوسچن نمبر 4 اور کوسچن نمبر 7 آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے، باقی سب آپ نے بک پہ فل کرنے ہیں۔ کوسچن نمبر 3، کوسچن نمبر 4 اور کوسچن نمبر 7 وہاں لکھیں آن نوٹ بک، اور آپ اپنے کلاس ورک میں ان کو لکھیں گے۔ ہفتہ دیکھیں، اپنی کاپیز ریڈی کریں۔ ہفتہ 18 جولائی 2020 کلاس ورک، کلاس ورک کے نیچے لائنز لگائیں۔ سبق زراعت کی اہمیت، اس کے نیچے بھی لائنز لگائیں۔ مشقی سوالات۔ سوال ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ جواب، سوال نمبر 3 ہے یہ، جواب ہے اس کا، اس سے مراد ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے زراعت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، اگر یہ کمزور پڑ جائے تو ملک کمزور پڑ جاتا ہے، اگر زراعت میں ترقی ہو تو ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کو بنیادی حیثیت چونکہ حاصل ہے ہمارے ملک کی ترقی میں، انسان کی جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح ہماری معیشت میں بھی زراعت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر یہ مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا ملک جو ہے کمزور پڑ جائے گا اور ترقی نہیں کرے گا۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 4 جو آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، آپ کا کلاس ورک ہے۔ کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ جواب، بہت سی صنعتوں کا دار و مدار زراعت پر ہے، مثلاً خوردنی تیل، چاول اور آٹے کی ملیں، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے وغیرہ۔ یعنی خوردنی تیل، چاول، آٹے، کپڑا اور دھاگا بنانے کی جو ملیں ہیں ان کا دار و مدار، اور وہ کس پہ کرتی ہیں، کس کے ذریعے چلتی ہیں؟ زراعت کے ذریعے، ان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ زراعت پہ۔ دیکھ لیں، نیکسٹ کوسچن ہے، سوال، برآمدات اور درآمدات سے کیا مراد ہے؟ جواب، درآمدات، ہیڈنگ دیں گے آپ ایسے مارکر سے، درآمدات وہ اشیاء جو بیرون ملک کٹھا لکھیں گے، بیرون ملک سے منگوائی جائیں، درآمدات کہلاتی ہیں۔ جو باہر سے ہم کوئی چیز کسی اور ملک سے لیتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ درآمدات۔ برآمدات
اس کے نیچے بھی لائنس لگائیں تو وہ اشیاء جو ہم بیرون ملک بھیج کر زرعِ مبادلہ کماتے ہیں برآمدات کہلاتی ہیں. وہ چیزیں جو ہم کسی دوسرے ملکوں کو دے کے ان سے پیسہ کماتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ برآمدات. اس کے بعد اینڈنگ ڈیٹ پٹ کریں نیٹ رائٹنگ میں. یہ آپ کا آج کا کلاس ورک ہے. سوال نمبر 3، 4 اور 7 آپ نے نیٹ رائٹنگ میں کاپی پہ لکھنے ہیں.